फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस करोटा की इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं मौलिक अधिकारों के पार्ट सेकंड को। यदि आपने पार्ट प्रथम को अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी जो चैप्टर्स हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था। तो मौलिक अधिकार की क्या पृष्ठभूमि रही है, इसको समझा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौलिक अधिकार का क्या इतिहास रहा है वो देखा था। और भारतीय संबंध में मौलिक अधिकारों का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा था, तो वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कहां पर जगह दी गई है, और राज्य की परिभाषा देखी थी, न्यायिक पुनरावलोकन देखा था, और सभी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको भी देखने की कोशिश की थी। साथ साथ समानता के अधिकार को बहुत ही ज्यादा विस्तृत तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 4 मौलिक अधिकारों को: स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अर्थात कि हम एक कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 30 तक हम लोग एक विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं आज का पहला अधिकार। और यदि भारतीय संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो यह सेकंड अधिकार है। पहला अधिकार समानता का अधिकार है, जो कि हम लोगों ने वो कल देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह भी प्रश्न बना है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या वर्णित है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल भारतीय संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, परंतु वर्तमान में 6 ही स्वतंत्रताएं मौजूद हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 F को हटा दिया गया था और इसे मतलब कि मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19 F को हटा दिया गया था, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 F और अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो हम लोग वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तृत रूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है इसके अंतर्गत। अर्थात कि आपके कुछ विचार भी होंगे तो विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने किसी के सामने भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए सम्मेलन बुला सकते हैं, परंतु आपके जो सम्मेलन होने चाहिए और आपकी जो भाषा होनी चाहिए देशद्रोह के संबंध में नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान में तो देशद्रोह को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु आईपीसी की धारा 124(1) के तहत, कहां, 124(1) के तहत देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि आप राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी नारे लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको देशद्रोही माना जाएगा। तो क्या सरकार के विरुद्ध भी नारे लगाना देशद्रोही माना जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यदि सरकार के खिलाफ नारेबाजी को बंद कर दिया जाए तो सरकार क्या हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। और इसी तानाशाही को खत्म करने के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत और कौन कौन से 6 स्वतंत्रताएं हैं जो इसमें वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 लिखते हैं बीच में, अनुच्छेद 19 इसके तहत हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19(a) इसके तहत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि यही कह सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 19(b) में क्या कहा गया है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं आप, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। 19(c) में क्या कहा गया है, संघ बनाने का अधिकार दिया गया है आपको, संघ बनाने का अधिकार।
इसके अलावा 19D में क्या कहा गया है? 19D में कहा गया है कि आप भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। 19E में क्या कहा गया है? भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। जैसा कि अभी देखा 19F को हटा दिया गया है। इसके बाद है 19G। 19G में आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार या इससे संबंधित और भी कोई कार्य कर सकते हैं। आजीविका हेतु व्यापार। तो इसके अंतर्गत आपको 6 स्वतंत्रता दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निर्धारित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने का अधिकार, भारत में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार और आजीविका चलाने हेतु व्यापार करने का अधिकार। तो हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। तो माना कि कोई एक अच्छा वक्ता है, यहां से स्टार्ट करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो माना कि कोई एक अच्छा वक्ता है, तो उसे अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, तो उसने एक सम्मेलन बुलाया है। क्या किया है? एक अच्छा वक्ता है तो उसने एक सम्मेलन बुलाया है। बहुत ही शांतिपूर्वक सम्मेलन हुआ, क्योंकि उसको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन उसने बुलाया है। तो उसके विचारों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। जब उसके विचारों से कोई प्रभावित हो जाता है तो निश्चित है एक संघ का निर्माण हो जाएगा। तो एक संघ बनाने का अधिकार दिया गया है आपको। जब आपका संघ का निर्माण हो गया है, आपके कुछ पर्सनल विचार हैं, तो उन विचारों को आप भारत में फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? तो उन विचारों को फैलाने के लिए आपको भारत का भ्रमण करना होगा कि नहीं करना होगा? तो आप भारत का भ्रमण करेंगे, तो आपको भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, अर्थात कि घूमने की स्वतंत्रता है। माना कि आप मध्य प्रदेश भी जाते हैं भ्रमण करने के लिए, आंध्र प्रदेश भी जाते हैं, तमिलनाडु भी जाते हैं और वहीं पर जाकर बस जाते हैं और वहीं पर इन विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आपको भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में भी देखने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जब वहां पर आप बस जाएंगे तो आपको कुछ जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। या तो आप व्यापार करेंगे या और कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रखर वक्ता है। प्रखर वक्ता क्या करता है? शांतिपूर्वक एक सम्मेलन बुलाता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। उसमें उनके विचारों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होकर क्या बनाते हैं? एक संघ बना लेते हैं। उन संघ के विचारों को प्रसार प्रसार करने के लिए जो उनके अनुयायी हैं भारत में भ्रमण करते हैं। तो आपको भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत है। भ्रमण करते हुए वहीं पर निवास करने लगते हैं, तो भारत में निवास करने की भी स्वतंत्रता है। और निवास जब करेंगे तो जीविकोपार्जन भी चलाना होगा, तो जीविकोपार्जन की भी स्वतंत्रता है। तो आइए अब हम लोग इसको विस्तृत रूप में देखने का प्रयास करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका क्या तात्पर्य है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो आइए वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है प्रेस की स्वतंत्रता। हमारे एग्जाम से क्वेश्चन बना है कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कहां मिलता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत वर्णित है। और चुप रहने का अधिकार, यह भी एक अभिव्यक्ति का साधन है। चुप रहने का, चुप रहने का अर्थात कि मौन रहने का, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद तीसरा देखते हैं, आपको विज्ञापन लगाने की स्वतंत्रता है। चौथे नंबर का देखते हैं कि आपको राइट टू नो अर्थात कि जानने की स्वतंत्रता है। इसके तहत 2005 में भारतीय संसद के द्वारा RTI अर्थात कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको हम सूचना का अधिकार कहते हैं, पारित किया गया। कौन सा? RTI 2005 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार इसे हम कहते हैं। यह हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखते हैं आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। और छठवें नंबर पर देखते हैं कि आप जहां पर निवास करते हैं उम्मीदवार वहां पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि चुनाव प्रणाली भारत में अपनाई गई है। तो उम्मीदवार जो भी खड़ा हो, आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने का भी अधिकार है। क्या? उम्मीदवार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने का आपको अधिकार है। इसके अलावा देखते हैं क्या अधिकार है और आपके पास। सातवां देखते हैं प्रदर्शन और धरना देने का भी आपके पास अधिकार है। क्या है? प्रदर्शन और धरना देने का भी आपके पास अधिकार है, बशर्ते कि यह प्रदर्शन और धरना हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। परंतु इसमें एक अपवाद है कि जो हड़ताल है
वह बंद, अर्थात कि हम भारत बंद कर देते हैं, तो यह संवैधानिक नहीं है, अर्थात कि मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार अर्थात कि मौन रहने का अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता, राइट टू अर्थात कि जानने का अधिकार, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, उम्मीदवार के बारे में हमें जानने का अधिकार है, और प्रदर्शन और धरना करने का भी अधिकार है, बशर्ते कि हिंसात्मक ना हो। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर भी युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। यदि आप देश की एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो स्वतंत्रता है वह भी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन। यदि आप कोई भी सम्मेलन करना चाहते हैं और कोई भी जुलूस निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि वह हिंसात्मक ना हो। इसके अलावा देखते हैं संघ बनाने का अधिकार, यह भी लोकतंत्र का ही आधार है। लोकतंत्र का आधार कैसे है? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होती हैं, आप देख रहे हैं भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। इसके अलावा श्रमिक संघ है, और आप देखते हैं एनजीओ वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अनुच्छेद 19C के अंतर्गत आप बना सकते हैं। और भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, आप भारत में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ निर्बंधन नहीं लगाए गए हैं, निर्बंधन भी लगाए गए हैं। कहां कहां पर? अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों पर और लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों पर आप भ्रमण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉर्डर पर नहीं जा सकते, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं आप जहां पर नहीं जा सकते हैं। निवास करने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले धारा 370 लागू थी, अब जो कि हटा दी गई है, और धारा 35 को भी हटा लिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं, परंतु वहां के अभी भी आप स्थायी निवासी नहीं बन सकते हैं। अभी एक पारित किया गया है जम्मू कश्मीर के संबंध में। और इसके बाद देखते हैं 19F जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसको हटा दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, संपत्ति का अधिकार क्या था। तो माना कि कोई लोक व्यवस्था संबंधी कार्य चल रहा है, माना कि सड़क जा रही है यहाँ से, और आपका यहाँ पे खेत आ जाता है, तो आपकी संपत्ति आप खेत देने से मना भी कर सकते हैं। तो सरकार चाहे तो आपके खेत को ले सकती है, बशर्ते इसके लिए सरकार आपको पैसा भी देगी या अन्य जगह पर भूमि भी दे सकती है। या कोई लोक निर्माण कार्य चल रहा है, माना कि कोई कंपनी यहाँ पे लग रही है, भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और आपकी भूमि उसमें भी शामिल है। यदि आपको संपत्ति का अधिकार होता तो आप क्या करते? इस भूमि के आप खुद स्वामी होते और अपनी भूमि को किसी को भी ना देते। परंतु सरकार ने इसी को दूर करने के लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, अर्थात कि आप अब इसके छीने जाने पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लोक व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा बाधित हो रही थी इससे। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 19 को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 को। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कहा गया है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसके तहत हमें 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? पहला देखते हैं, प्रचलित विधि के माध्यम से ही सजा। सेकंड देखते हैं, दोहरी सजा से संरक्षण और तीसरे नंबर का है आत्मसंसन से संरक्षण। तो आइए इन तीनों टर्मों को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वितरित विधि के माध्यम से ही सजा, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि माना आपने 28 जून 2020 को चोरी की है। आपने चोरी नहीं की है, मान लेते हैं कि चोरी की है, और इसके लिए सजा क्या है? 2 वर्ष की सजा है आपको। चोरी के लिए आपको 2 वर्ष की सजा है। परंतु भारतीय संसद ने क्या किया? एक नियम बनाया और चोरी के लिए सजा कितनी कर दी है? 5 वर्ष सजा कर दी है। लेकिन यह कानून कब बनाया जाता है?
29 जून 2020 को। तो आप ये बताइए कि आपको किसके तहत सजा दी जाएगी, पहले वाले के या दूसरे वाले के? तो आपको पहले वाले के तहत ही सजा दी जाएगी, अर्थात कि जब आपने जो कृत्य किया था, अपराध किया था, तो उस समय पे जो सजा का प्रावधान था आपको वही सजा दी जाएगी, अर्थात कि आपको सिर्फ 2 वर्ष की ही सजा दी जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं दोहरी सजा से संरक्षण। इसको भी चोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माना कि आपने चोरी की है और आपको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई, आपने माना की सजा काट ली है और सरकार अब ये नहीं कह सकती है कि दोबारा से आप 2 वर्ष की सजा काटो। मतलब कि आपने एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए आपको सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी, अर्थात आपने 2 वर्षों की सजा काट ली है तो आपको अब सजा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा देखते हैं आत्मसंसन से संरक्षण। इसका क्या तात्पर्य है कि सरकार आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। क्या कहा गया है? सरकार आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगी, अर्थात कि आप अपने विरुद्ध गवाही ना भी दें तो भी चलेगा। यदि आप स्वयं गवाही देना चाहते हैं तो आप गवाही दे सकते हैं। इसके लिए और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे पॉलीग्राफी हुआ, ब्रेन प्रिंटिंग हुई, और इसके अलावा नार्कोटिक्स हुआ। क्या हुआ? पॉलीग्राफी, ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है, ब्रेन प्रिंटिंग हुई, नार्कोटिक्स हुआ, यह भी आत्मसंसन के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत? आत्मसंसन के अंतर्गत ही आते हैं। परंतु जो डीएनए टेस्टिंग है, क्या डीएनए टेस्टिंग, यह अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्मसंसन में नहीं आती है, अर्थात कि सरकार जब भी चाहे डीएनए टेस्ट करवा सकती है आपका। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20(3) के तहत। मेरे ख्याल से आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 को, बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि ये जो अनुच्छेद है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे विकास करने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपको अपने प्राणों की रक्षा की ही कोई गारंटी नहीं होगी तो क्या आप संपूर्ण विकास कर सकते हैं? माना कि कोई भी आए आपकी हत्या कर जाए या उसको कोई भी सजा ना दी जाए और ऐसे ही अराजकता का माहौल हो तो क्या आप अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भय के साए में जिएंगे और अपने विकास की बात तो दूर, सिर्फ आप अपने जीवन की रक्षा के लिए ही भागेंगे। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आपको अपने प्राणों को बचाने की भी स्वतंत्रता है और आपके देह को भी बचाने की स्वतंत्रता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। 1950 में एक मामला आया था। कौन सा मामला? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति का जीवन सिर्फ जीने योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यक्ति का जीवन सिर्फ जीने योग्य होना चाहिए। परंतु एक मामला और आता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस बात में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बहुत ही ज्यादा विस्तृत व्याख्या की गई और उस समय पे जो न्यायमूर्ति थे वह थे P.N. भगवत। इन्हें हम PIL के जनक के नाम से भी जानते हैं। कौन से? PIL अर्थात कि जनहित याचिका के जनक के नाम से भी जानते हैं। जनहित याचिका के जनक कौन है? तो P.N. भगवती हैं। तो इन्होंने क्या बोला जीवन जीने के अधिकार के संबंध में? तो इन्होंने कहा व्यक्ति का जीवन पशुवत नहीं होना चाहिए। कैसा? पशुवत नहीं होना चाहिए, बल्कि गरिमापूर्ण होना चाहिए।
व्यक्ति को एकांतता का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए ताकि वह अपना संपूर्ण विकास कर सके, भोजन का अधिकार होना चाहिए, निजता का अधिकार होना चाहिए। निजता के अंतर्गत ही अभी एक आधार कार्ड का मामला भी उठा था। निजता का अधिकार होना चाहिए और ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन बनाने के लिए आवश्यक हैं, वह सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। तो इसके साथ साथ और भी कुछ टर्म हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार कभी क्या करती है कि यदि आपने कोई जघन्य अपराध किया है तो आपको मृत्युदंड भी दे सकती है, अर्थात कि आपको प्राणों से वंचित कर सकती है। यदि आपने कोई जघन्य अपराध किया है तो और आपको मृत्युदंड दिया जाएगा तो वो भी विधि के द्वारा ही दिया जाएगा, अर्थात कि विधि में जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसी के तहत आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके अलावा हमें एक दो केस और देखने को मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। 1985 में एक मामला आया था। मामला क्या था? पी रथिनाम। क्या था मामला? पी रथिनाम बनाम भारत संघ। कब आया था मामला? 1985 में आया था। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि जिस तरीके से मनुष्य को या व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है उसी तरीके से मृत्यु का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अर्थात कि मरने का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मरने के अधिकार को वैध बताया। परंतु एक मामला और देखने को मिलता है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। यह मामला कब आया था? 1996 ईस्वी में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णय था उसको बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार तो है परंतु मरने का अधिकार नहीं है। क्या कहा? व्यक्ति को जीवन जीने का तो अधिकार है परंतु मरने का अधिकार नहीं है। इसके तहत आईपीसी की धारा 306, आईपीसी की धारा 307 और आईपीसी की धारा 309 का भी वर्णन मिलता है। तो देखते हैं धारा 306 को। इसमें क्या कहा गया है? यदि आप किसी व्यक्ति को ऐसे हालात उत्पन्न करते हैं जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको 10 वर्ष की सजा और साथ ही जुर्माना देना होगा। क्या? जुर्माना भी देना होगा और 10 वर्ष तक की सजा होगी। इसके बाद देखते हैं धारा 307। धारा 307 में क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति पर इस तरीके से चोट पहुंचाना कि उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कम से कम 10 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके लिए भी आपको क्या 10 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके बाद देखते हैं धारा 309। धारा 309 में क्या है? आत्महत्या करना दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है। आत्महत्या करना दंडनीय अपराध है। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये तीनों धाराएं जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हो जाती हैं। धारा 309 को आप समझ चुके होंगे और धारा 306 और धारा 307 को भी आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा देखते हैं कि मृत्यु 2 प्रकार की हो सकती हैं। यदि किसी को मृत्यु दी जाती है तो मृत्यु 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहली क्या है? सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरी है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु को तो हम लोगों ने समझ लिया है इन तीनों धाराओं के तहत। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? तो इसके लिए एक मामला आया था 2011 में। मामले का क्या नाम था? इंदिरा साहेबानो बनाम भारत संघ। इंदिरा साहेबानो जो थी लगभग 20 या 25 वर्षों से कोमा में थी और इनको होश आने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो इनको क्या दिया गया? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी गई, अर्थात कि इन्हें अपने जीवन जीने के अधिकार से स्वतंत्र कर दिया गया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सरकार ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को तो वैध माना है परंतु सक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध नहीं माना है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 21 को बहुत अच्छी तरीके से है और आशा करते हैं अनुच्छेद 21 आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित एक प्रश्न और भी बनता है कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है बशर्ते अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को
छोड़कर। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक अधिकार बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, शिक्षा का अधिकार। क्योंकि जो हमारे PN भगवती न्यायमूर्ति थे, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए और गरिमापूर्ण जीवन में शिक्षित जीवन होना चाहिए, अर्थात कि उसे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो 86वें संविधान संशोधन कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21(1) को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। एक मामला आया था मोहिनी जैन बनाम भारत संघ मामला। इसके तहत ही 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(a) को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21(a) में कहा क्या गया है? इसको शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 21(a) को शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। तो शिक्षा के अधिकार में क्या वर्णित थे, इसको देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालक, 6 से 14 वर्ष के बालक, अर्थात राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। क्या जिम्मेदारी होगी? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही DPSP के अनुच्छेद 45 में मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इन तीनों में एक ही बात की गई थी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा तीनों ही जोड़े गए थे। और समानता वाली बात क्या है कि तीनों में शिक्षा संबंधी बात की गई थी। हम लोगों ने देखा इसमें क्या कहा गया था शिक्षा संबंध में कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा और वो भी निःशुल्क। अनुच्छेद 45 में भी यही बात कही गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, इसमें कहा गया है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। जो राज्य प्रोवाइड करवा रहा है उसका फायदा लें। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 21(1) को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि आपको गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से स्वतंत्रता है। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण प्राप्त है। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से आपको संरक्षण प्राप्त है। इसको समझते हैं कि आपको यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। क्या? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। और इसके बाद सेकंड क्या है? यदि आपको माना कि गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो आपको अपने मनपसंद के वकील को करने का अधिकार है। क्या? यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप अपने मनपसंद का वकील चुन सकते हैं। तो जो तीसरी स्वतंत्रता है उसको देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आपको यदि पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। यह हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है। तो इसमें जो 24 घंटा है किस प्रकार से काउंट किया जाएगा? इसमें कहा गया है कि यात्रा के समय को काउंट नहीं किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। माना कि आपको 12 बजे गिरफ्तार किया जाता है दोपहर में, तो अगले दिन 12 बजे दोपहर तक आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, परंतु यात्रा का समय घटाकर। यात्रा का समय कैसे घटाकर? माना कि आपको झांसी में आपको गिरफ्तार किया है और झांसी से आपको गरौठा पुलिस लेके आती है, तो झांसी से गरौठा तक आने में आपको 2 घंटे का समय लगा। तो यह जो 2 घंटे का समय है इसको हटा दिया जाएगा और अगले दिन की जो अवधि होगी, मतलब कि आपको 2 बजे तक न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अर्थात कि जो आप देख रहे हैं 2 घंटे का समय है, आपको इसको
घटा दिया गया है, मतलब कि इसमें समय क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा समय ये, क्योंकि आपका जो यात्रा वाला समय है इसको हटा दिया गया है। मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ गिरफ्तारी से संबंधित भी बात की गई है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि राज्य को यह संदेह होता है कि आप कुछ ऐसा कृत्य कर सकते हैं जिससे लोगों को हानि पहुंच सकती है, तो राज्य आपको अपराध करने से पूर्व भी गिरफ्तार कर सकता है, अपराध करने से पूर्व भी गिरफ्तार कर सकता है। और यह गिरफ्तारी आपकी अधिकतम कितनी होगी, 3 माह तक की हो सकती है। इससे ज़्यादा भी गिरफ्तारी हो सकती है, परंतु हाई कोर्ट के न्यायाधीश की एक पैनल बैठेगी और यदि वो कहेगी कि आपकी गिरफ्तारी और बढ़नी चाहिए तो आपकी गिरफ्तारी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब कि 3 माह से अधिक भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, निवारक निरोध अधिनियम और बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं, जैसे रास्का हुआ, टाडा हुआ। टाडा के तहत ही संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं जो भारतीय संसद के द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं। NIA जो टास्क फोर्स गठित की गई थी मुंबई हमले के बाद, मुंबई हमला कब हुआ था, तो 26 नवंबर 2008 को यह हमला हुआ था और इसी हमले के बाद NIA का गठन किया गया था, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पर, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 23 को। अनुच्छेद 23, इसमें कहा गया है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम और बेगार से प्रतिषेध। इसका क्या तात्पर्य है, मानव दुर्व्यापार। तो मानव दुर्व्यापार का तात्पर्य है कि जो दास व्यापार होता था, स्त्री एवं बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी, उसको रोकना इसका मुख्य काम है। मानव दुर्व्यापार को रोकना। बलात्श्रम, बलात्श्रम से क्या तात्पर्य है, तो बलात्श्रम का मतलब है कि यदि आप किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं तो वह बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। और बेगार से क्या तात्पर्य है, तो यदि आप किसी से काम तो करवाते हो परंतु उसका आप उसे सही मूल्य नहीं देते हैं, अर्थात कि उसका सही वेतन नहीं देते हैं, तो यह बेगार के अंतर्गत आता है। यदि आप मानव दुर्व्यापार कर रहे हैं, बलात्श्रम कर रहे हैं या बेगार कर रहे हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है। यह राज्य एवं व्यक्ति, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। आपने अनुच्छेद 17 को भी देखा था, यह भी राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध था, और अनुच्छेद 23 भी राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो हम लोग देखते हैं इससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो एक अधिनियम लाया गया था, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। कब लाया गया था, 1976 में। यह प्रश्न हमारे एग्जाम से बना है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था, तो वर्ष 1976 में लाया गया था। इसके अलावा एक और केस आया था, दीनानाथ बनाम भारत संघ। कब आया था, 1983 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि जो जेलों में बंद कैदी हैं उनसे जो काम करवाया जाता है तो उसके लिए भी उन्हें उचित वेतन दिया जाना चाहिए। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जेलों में बंद कैदी हैं यदि उनसे काम करवाया जाता है तो उन्हें भी उचित वेतन देना चाहिए, यानी कि उचित वेतन नहीं मजदूरी देनी चाहिए। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 23 को देखा है अच्छी तरीके से। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है कि 0 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं, 0 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन्हें कारखानों और खानों आदि में कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, अर्थात कि जितने भी जोखिम भरे काम हैं उनसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। अधिनियम का क्या नाम था, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। क्या नाम है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस अधिनियम में 10 अक्टूबर 2006 को परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन में
और इसके बाद कहा गया कि जो 0 से 14 वर्ष तक के बालक हैं इन्हें खानों या खदानों में काम करने के अलावा इनसे घर एवं होटलों में भी काम नहीं करवाया जा सकता है। क्या कहा गया कि इनसे घर एवं होटलों में भी काम नहीं करवाया जा सकता है। और इसके अलावा जो 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक हैं, क्या जो 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक हैं इनसे भी राज्य या कोई अन्य व्यक्ति भी जोखिम भरा नहीं करवा सकता है, क्योंकि ऐसे काम जिनसे इनकी जान को खतरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे। तो अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि 0 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं इनसे कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है। और इसमें एक परिवर्तन किया गया था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में, कब 10 अक्टूबर 2006 को। इसमें कहा गया था कि घरों एवं होटलों आदि में भी इनसे काम नहीं करवाया जा सकता है और जो 14 से 18 वर्ष तक के बालक हैं इनसे कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। नेक्स्ट अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता, भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक शब्द जोड़ा गया था, कौन सा? पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है और धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है, इसको देखते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है कि राज्य प्रत्येक धर्म से अलगाव रखेगा, अर्थात राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य किसी भी धर्म के लिए कुछ भी नहीं करेगा। परंतु पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात कि राज्य किसी धर्म को नहीं बढ़ा सकता है, वह सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। इसमें कोई भी बढ़ावा देने की बात नहीं की गई है, परंतु इसमें बढ़ावा दे सकता है वो भी समान रूप से, मतलब कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर समझ में आ गया होगा। भारत का जो झुकाव है पंथ निरपेक्षता की ओर अधिक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद अनुच्छेदों को कि अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को शुद्ध अंतःकरण से मान सकता है, अर्थात कि वह अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है। राज्य यह बाधित नहीं करेगा कि आपको सिर्फ यही धर्म स्वीकार करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि यदि कोई भी धार्मिक संगठन है धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है एवं उसका प्रबंधन भी कर सकता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण से किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध एवं प्रशासन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 देखते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए करों का संग्रह नहीं करेगा। क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए करों का संग्रह नहीं करेगा, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए करों का संग्रह नहीं करेगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 28 को। अनुच्छेद 28 राज्य के जितने भी संचालित शिक्षण संस्थान हैं उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा का निषेध करता है। क्या करता है? किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा का निषेध करता है, अर्थात कि किसी भी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल से आप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझ चुके होंगे और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाता है अनुच्छेद 25 से पूछा जाता है। और इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 29 को और
29 को। नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। तो इसमें जो अनुच्छेद 29 है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। अनुच्छेद 29, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आप इसको रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका क्या तात्पर्य है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपने समुदाय, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि का संरक्षण कर सकता है। राज्य इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अर्थात कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति आदि का संरक्षण कर सकता है। राज्य इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 30। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं एवं राज्य उनमें अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, राज्य उनमें अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो हम लोगों ने एक बहुत ही विस्तृत रूप में देखा है स्वतंत्रता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, शिक्षा एवं संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार को। यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है। तो यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियो लेक्चर डाले जाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। यदि आप इस वीडियो लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जा रही है, तो वहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।